प्रेडिक्ट। सो जैसे मान लो हाइड्रोजन के केस में तो फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो, बात समझ में आई। हीलियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या एस में, एस ऑर्बिटल में क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोलो, हो गए। अच्छा, पहली ऑर्बिटल अब भर चुकी है 2 इलेक्ट्रॉन से, अब क्या होगा, मान लीजिए लिथियम में जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, 1s में तो 2 चला जाएगा ना, सबसे लोअर स्टेट में सबसे पहले जाएगा, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, क्या 2s और 2p है, यहाँ तो 1s था, और यहाँ कौन कौन है, तो किस में जाएगा, 1s में 2 चला गया, लेकिन यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना है, तो अब 2s में 1 चला जाएगा, s में पहले जाएगा कि p में। भाई अगर मान लो पहाड़ी पे चढ़ना चाहती है तो सबसे पहले नीचे का कमरा बुक करोगी, ऊपर वैष्णो देवी जा रही हो तो जिसको एस मिल जाएगा 2s, तो वो 2s में पहले जाएगा कि 2p में, और ऊपर चढ़ के होटल ढूंढेगा। बोलो। अच्छा, अभी बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ। कैसे कैसे जाएगा, 1s में 2 चले गए, फिर 2s में 2 चले गए। अच्छा, अब बोरॉन का बताओ। अच्छा बताया है। अच्छा, अभी इसी तरीके से कार्बन का बताओ। अच्छा, तो नाइट्रोजन का बताओ। क्योंकि पी में 6 आ सकते हैं ना। तो ऑक्सीजन का बताओ। नाउ दैट इज ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, फ्लोरीन का बताओ। नाउ फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन, इसका भी बताइए। क्या सेकंड शेल पूरी तरीके से भर गई है, फर्स्ट शेल भर गई, सेकंड शेल भर गई, अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा अगर सोडियम में है तो, थर्ड शेल में जाना पड़ेगा। थर्ड शेल में क्या क्या होता है, क्या 3s होता है, क्या 3p होता है, क्या 3d होता है। तो अब इसके ऊपर क्या होगा, इसी पहाड़ी में अब और आगे चलोगे तो क्या मिलेगा, क्या 3s मिलेगा, फिर अब 3p मिलेगा। तो अब मुझे सोडियम का बता दो। अच्छा, तो मैग्नीशियम का बता दो। नाउ नीना मग आलसी, एल्यूमिनियम 13,
3s में तो चला गया, अब किस में डालोगे? क्योंकि s से ज़्यादा एनर्जी p की होती है, तो 3p में डाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ हिसाब हो गया। तो अब इसी तरीके से सिलिकॉन में बताओ। अच्छा, तो फास्फोरस का बताओ। ठीक है, सल्फर का आवाज़ नहीं आ रही? तो पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरे में 6, सो 2 + 8 और +6। नाउ Cl का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, पहला दूसरा शेल और तीसरा शेल, ये चीज़ हो गई। नाउ आर्गन 18, सो अभी आई आवाज़? एक मिनट, अब आ रही है? तो ये देखो, ये सल्फर का देख लिया, उसी पी में जा रहा है। क्लोरीन का देखा? आर्गन का देखो, आर्गन का बताओ। अच्छा, अब इसके अगले वाले का बताना, देखें तो आर्गन के बाद पोटेशियम 19 है, तो दैट इज़ यहाँ तक हो गई। ठीक है, आगे की नहीं पूछेंगे, इतना ही ठीक है, इतनी बात हो गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। द सेम कन्फिग्रेशन हैज़ बीन गिवन। आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ चार्ट बना के दी है। पेज नंबर 62 देखो, 62 खोलिए, क्या उसमें सबका दिया है 111 तक का? ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ ऑल 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्वांटम नंबर ये बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है, किस सब शेल में रहता है, इसके अलावा कैसा स्पिन करता है, कैसा उसका ओरिएंटेशन है। एक तरीके से ये पता है। जैसे पता क्या होता है कि जैसे मैं रहता हूँ 40 में, फिर कहाँ पे रहता हूँ? मालवीय नगर। फिर कहाँ रहता हूँ? जोधपुर। और फिर राजस्थान। अगर मैं इतना लिख दूँ तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। इससे हमारा पता चल जाएगा। जैसे ये n हो गया कि सबसे पहले शेल कौन सा है, फिर शेल के बाद सब शेल L कौन सा है, फिर सब शेल के बाद उसका मोहल्ला कौन सा है, दैट इज़ L के बाद ml, और फिर उसके बाद उसका स्पिन कौन सा है ms। तो 4 चीज़ें चाहिए कि नहीं किसी के एड्रेस के लिए। सो द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नॉट ओनली कैन लोकेट इलेक्ट्रॉन कि वो कहाँ रहता है, ये भी बता सकते हैं उसका स्पिन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, हर एक चीज़ बता सकते हैं, तभी तो इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो क्या चीज़ बताई गई बताइए, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नॉट ओनली टेल द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, ये सब तो बता ही देते हैं, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऑल्सो टेल्स, सबके लिए फार्मूला बना है, टेल्स एनर्जी, ठीक है, स्पिन उसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, रेडियस क्या है, एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो उसके चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको पता होने चाहिए। तो हम सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। टेल, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ ऑल 11 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम के केस में n होगा, L होगा और फिर Ml होगा और Ms होगा। पहले इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन क्या 1s में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ, सबसे पहले क्या वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 में जाएगा कि नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे डालती जाओ तो सबसे पहला वाला क्या 2 में चला जाएगा, 1 को खाली छोड़ के, कि जितना करीब जा सकेगा जाएगा, बताओ। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 1s में फिर अब 2 बन जाएगा। तो अब इसके हिसाब से n क्या है बताओ, जो पहले इलेक्ट्रॉन का पता, क्या 1 है, यही होता है n यही होता है कि नहीं, s क्या है, s क्या है, ये l 0, ml क्या है, चूंकि सिर्फ इसमें एक ऑर्बिटल रहती है तो अब l है, एक ही ऑर्बिटल है तो 0 ही तो हुई, है कि नहीं, कोई 3 तो होती नहीं है। और ये इसका स्पिन क्या हुआ, चाहे इसका अप कर दो चाहे डाउन कर दो, कुछ भी लिख दो, प्लस लिख दिया, मान लो जैसे मैंने प्लस स्पिन अप दिखा दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके चारों बताओ, हम्म हम्म और अच्छी बात कही है। तो इस तरीके से अब स्पिन अप तो नहीं रहेगा, नहीं तो काउंटर कैसे कर पाएगा। तो जहाँ ये पहले तीनों सेम थे, क्या चौथा बदल गया है, बोलो। तो पाली का तीन सेम थे, चौथा बदल गया ना, स्पिन डाउन हो गया। So any two electrons in an atom cannot have same set of 4 quantum numbers। ये किसका नियम है, ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है बताइए, बुक में लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ा देंगे आपको। व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have 58 पेज निकालो, दिखा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के सेम पते तो नहीं हो सकते हैं, जैसे अलग अलग लोग हैं तो उनका अलग अलग एड्रेस होना चाहिए कि नहीं। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s तो भर गया, थर्ड कहाँ जाएगा, तो 2s में बन गया। इसके चारों बताओ, टू,
फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताइए, वो कहाँ जाएगा? बोलो। जीरो होगा, जीरो होगा, माइनस हाफ। आवाज नहीं आ रही, फिर क्या? नाउ अब शायद ठीक हो जाए। यहाँ तक ठीक है? फिफ्थ देखो, नेटवर्क हमने चेंज कर दिया। फिफ्थ, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s भी भर गया, 2s भर गया, तो पांचवा कहाँ जाएगा? तो 2p1 है। अब जरा p के बारे में सोचो, तो जो p होगा तो उसमें क्या चीज होगी कि p में वो कहीं भी जा सकता है। आपके पास px है, py है, और इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? -1, 0 और 1, कहीं भी डाल दो, किसी एक में भी डाल दो। तो वैसे ये बाकी वैल्यू बताओ। 2, 1 रहेगा ना? p की क्या वैल्यू होती है? p की बताओ, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए 0 होती है ना, p के लिए क्या होती है? 1। अच्छा, मान लो मैंने इसमें डाल दिया, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ml क्या है? और चूंकि इसकी अप स्पिन दिखाई है, तो ये वैल्यू क्या हुई? +1/2। अब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन बताओ, वो कहाँ जाएगा? 2p में ही जाएगा, 2। तो अब बताओ। होटल में 3 कमरे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग कमरे में रुकना पसंद करेंगे कि एक ही कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा? एक कैसे रुक जाएगा? उनमें रिपल्सन नहीं होता है। तो दे विल प्रिफर टू बी व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड, देन ओनली पेयरिंग स्टार्ट्स। जब एक एक चला जाएगा तभी पेयरिंग स्टार्ट्स होगी। नाउ इट इज पेज नंबर 59 आओ, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़ो। 59 खोला आपने? क्या लिखा है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल इज सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी। समझ में आई? बताओ। अगर समझ में आई है तो ये देखो कि मान लो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसी कमरे में रुक जाएगा कि अलग अलग जाएगा? फिर बताओ नाइट्रोजन में क्या करेगा? अब इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन में तो 4 होता है, 2p4, तो क्या करेगा? अब इससे अच्छा है कि इसको भरना ही है उसको, नहीं तो इसके ऊपर अब 3s में जाए, उतना चढ़ के कौन जाएगा? सोचेगा रात गुजारनी इसी होटल में, चलो एक कमरे में 2 लोग गुजार दें। अब कौन पहाड़ी पे चढ़ के 3s में जाएगा? तो इसलिए पेयरिंग कर लेगा। तो इसलिए पेयरिंग हो गई, फिर उसके बाद फिर और पेयरिंग हुई, फिर और पेयरिंग हुई। तो पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड। जब तक सिंगली नहीं ऑक्युपाइड होगी तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी। इतनी बात समझ में आ गई? और अफबाउ प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इसके ठीक पहले अफबाउ प्रिंसिपल लिखा है कि सबसे पहले लेसर एनर्जी वाली फील होती हैं और फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाली होती हैं।
तो अफबाउ प्रिंसिपल को तो फॉलो कर ही रही हो ना। पहले 1s में डाला, तब 2s में डाला, तब 2p में। बोलो। So higher orbitals are not filled until the lower energy orbitals are occupied. ये किसका प्रिंसिपल है बताओ? अफबाउ। चलो हाँ, अब बताइए आप, मैं क्या करूं इसके लिए? चलो जीरो में डाल दिया, अच्छी बात कही, ये जीरो में मैंने डाल दिया। फिर हाँ, अगला बताओ। अब इसके 7th इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। 2p3। तो इसके लिए 2 लिखा, 1 लिखा, यहाँ क्या लिखूं? बोलो कुछ आवाज में। 1। यहाँ क्या लिखूं? प्लस हाफ। अच्छा, अभी तक ये 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं पी में। अब आगे का काम बताओ क्या करना है, हुम्स का रूल लगाते हुए बताना। 8th इलेक्ट्रॉन का बताओ, यहाँ क्या लिखूं? चलो आगे। पेयरिंग कर दूं? अच्छी बात कही है आपने, दिमाग लगाया है। यहाँ क्या लिखूं? अच्छा, -1 बोला है ना आपने। चलो अब बताओ। ये भी अच्छा बताया है। 9th का बताओ। हम्म, टेंथ। 10वां इलेक्ट्रॉन का बताओ। हाँ हो गया, 2p6 तो लिख दिया ना, आगे बताओ। 2 1 यहाँ बताओ। 1। चलिए अब 11th का और बता दीजिए। यहाँ क्या लिखें? n के लिए क्या लिखें? 1 क्यों ये नहीं होता है n क्या? हम्म, बढ़िया बताया। अब देखो, आपने लगभग मुझे काफ़ी कुछ बता दिया है, इसका मतलब है आपको आइडिया हो चुका है। नाउ वी विल कम टू एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। सो पेज नंबर 55 पे आ जाओ। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। तो नोट्स एंड एंटी नोट्स अभी हमने छोड़ दिए, बाद में बताएंगे आपको। मुख्य मुख्य चीज़ पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं, तो हाइड्रोजन में 1s, तो 2s 2p की जो ऑर्बिटल हैं, 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये 2s और ये सारी 2p की ऑर्बिटल, तो ये एक ही लेवल पर होंगी। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब तक वो सब एक लेवल पर होंगी। तो जबकि 1 में क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 में इलेक्ट्रॉन बैठा है, ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इन सब में नहीं है। तो इसलिए
दे आर डीजनरेटेड, ये मिलजुल के रहेंगे। जब सारे कमरे खाली हैं, जब उसमें कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आए तब इनमें डिस्क्रिमिनेशन हो कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए। अब हाइड्रोजन के केस में तो सब खाली ही पड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी लेवल एम्प्टी का एनर्जी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी तरीके से 3 में, तो 3 में ये p की 3 और ये क्या है d की 5, सो 3p 3s 3p 3d वो सब एक जैसी होंगी, 3s 3p और 3d। तो इन सब में भी जो एनर्जी का क्रम होगा वो एक जैसा ही होगा, बिकॉज दीज आर एम्प्टी। ये हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ये सब खाली पड़ी है, वीरान है। तो इनमें दीज आर डीजनरेटेड। डीजनरेटेड का मतलब है कि इन्होंने अपने अस्तित्व को क्या किया है, डीजनरेट कर दिया है, अपनी मृत्यु कर ली है, और अपने अस्तित्व को खोकर ये एक साथ रहती हैं। भाई किसी भी ऑर्बिटल की डेंसिटी कैसे पता चलती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वहाँ इलेक्ट्रॉन हो तब तो ऑर्बिटल का स्वरूप पता चलेगा, और कहीं इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो क्या श्रोडिंगर वहाँ पता लगा पाएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? क्या उसका डबल डबल कुछ पता चलेगा? वहाँ तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं कभी। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी प्रेजेंस के आधार पर ही तो हमें लोकेशंस पता चलती है एक्स वाई जेड की। जब पता ही नहीं चल पाएगी लोकेशंस की डी ऑर्बिटल कैसी है, पी ऑर्बिटल, तो क्या हाइड्रोजन में पता चल पाएगा अगर ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन है? बोलो। ओके, नाउ इट इज ऑडिबल। तो जब तक इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, in case of H atom, when electron is in ground state, so various empty subshells within a shell are on same energy level. So various orbitals इन वेरियस सबशेल्स, जैसे इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें 3 और 1, क्या वेरियस ऑर्बिटल्स नहीं है वेरियस सबशेल में? इसमें कितनी ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल। इसमें कितनी ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल, और इसमें 1 है। तो वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ वेरियस सबशेल्स विद इन ए शेल। समझ में आया सेंटेंस? बताओ। विद इन अ शेल, एक किसी शेल में, ये n इज इक्वल टू 3 शेल है, ये n इज इक्वल टू 2 है। विद इन अ शेल आर एट सेम एनर्जी लेवल, तो उनकी एनर्जी लेवल एक जैसी है। वो अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच रही हैं। अगर मान लो कहीं कस्टमर ना आए तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का भी वही हाल है कि जो फुटपाथ वाले रेस्टोरेंट, ना वहाँ कस्टमर आ रहे हैं ना वहाँ, कि दोनों में तब कोई फ़र्क होगा? ना वो 1 रुपये कमा पा रहा है ना वो। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहे हैं तो क्या सब डीजनरेटेड नहीं है? सो दे मर्ज विद ईच अदर टू सिंगल एनर्जी लेवल। समझ में आ गई? एट द सेम एनर्जी लेवल बिकॉज दे आर अनऑक्युपाइड, एज दे आर, वो कैसी हैं? अनऑक्युपाइड। तो जब इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, 2s में भर गए तो p और इलेक्ट्रॉन भरने, तो वो लोग कहें हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने डंबल बना लिया x में, किसी ने, फिर कोई y एक्सिस पे डंबल बना लिया, फिर कोई z पे बना लिया, फिर अब और इलेक्ट्रॉन आने लगे, मान लो 3rd शेल में, तो हम कहाँ जाएं। तो किसी ने d एक्सिस पे अपना एक डेरा डाला, फिर किसी ने dxy में डाला, dyz में डाला, क्योंकि अब उन्हें इस तरीके से रहना है कि मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का सिद्धांत हो। तो सब अलग अलग एक्सिस में नहीं चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, भीड़ लगेगी, तब तो उनमें एडजस्टमेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो क्या रिपल्सन और क्या अट्रैक्शन, सब एक जैसी नहीं रहेंगी। सो इसलिए वेरियस, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या लिखा है,
द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड डीजनरेटेड। जब ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पर हो, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। क्योंकि डी जनरेट का मतलब जन्म होता है और डीजनरेट का क्या मतलब होता है? मृत्यु। तो उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है और अब वो कैसे रह रही हैं? मिलजुल के रह रही कि नहीं? सो वेरियस ऑर्बिटल्स which are at same energy level within a shell are called degenerated orbital। बोलो समझ में आ गई? So various orbitals ठीक है having same energy within a shell are called, उनका कोई स्पेसिफिक शेप या कुछ नहीं होता, डीजेनरेटेड। तो ये सारी ऑर्बिटल्स जितनी भी हैं, ये और ये, क्या ये डीजेनरेटेड नहीं है? क्या इनका एक ही एनर्जी लेवल नहीं है? तो ये सारी, क्या ये चारों डीजेनरेटेड नहीं है? ये अपने शेल में डीजेनरेट है, वो अपने शेल में है, बात की नहीं? अच्छा, तो ये जब डीजनरेटर है तो जस्ट ऊपर वाली लाइन पढ़ो, पेज नंबर 56 की पहली लाइन। तो वो बताता है कि ऐसे केस में जब डीजनरेटर है तो 1s की एनर्जी सबसे कम, और फिर उसके बाद क्या होगा? 1s की सबसे कम, तो फिर अब 2s और 2p की एनर्जी उन दोनों की सेम हो जाएगी। फिर उसके बाद 3s की जो होगी वही 3p की होगी और वही 3d की होगी। वैसे हमने पढ़ रखा है कि s से ज़्यादा p की, p से ज़्यादा d की होती है, लेकिन जब ऑक्यूपेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की तब ऐसा होता है। 4s, 4p, 4d और 4f, तब चारों सब एक साथ होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सारी जो हैं कैसी कही जाएंगी ऑर्बिटल्स? दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेटेड। ओके, दीज आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब जरा देखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्टार्ट फीलिंग और इट गेट एक्साइटेड टू हायर स्टेट, जब वो ऊंचे पे जाएगा, मान लो हाइड्रोजन एटम स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? एक्साइटेड हो जाए, तब फिर उस समय उसके पास ऑप्शन रहेगा कि एस में जाए कि पी में जाए कि डी में। और ऐसे समय में फिर डीजनरेटी स्प्लिट्स हो जाती है, डीजनरेसी या डीजनरेसी लिफ्ट हो जाती है। तब भेदभाव होने लगता है कि अरे अब तो इलेक्ट्रॉन आ गया तो एस पहले आ जाएगा, हम आपको रिसीव करेंगे, पी नहीं आ पाएगा क्योंकि पी दूर है सेंटर से। तब डीजनरेसी लिफ्ट हो जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, ये वो ऊपर चला जाए, और इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसा भी हो सकता है जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो, 40 इलेक्ट्रॉन हो, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डीजनरेसी इज लिफ्टेड, डीजनरेसी स्प्लिट्स हो जाती, फिर टूट जाती है। फिर कहते हैं नहीं हम तो अब अलग अलग रहेंगे, अब हम अपने अस्तित्व में आ जाएंगे। इज लिफ्टेड, या फिर ये कह सकते हो डीजनरेसी स्प्लिट्स, डीजनरेसी यानी फिर से वो जनरेट हो जाएंगी। उनमें फूट पड़ जाती। फूट पड़ने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो ये 1s है, ये 2s है, लेकिन 2p कहेगी कि हमारी एनर्जी तुमसे ज़्यादा है क्योंकि मैं बाहर निकला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2p की 3 ऑर्बिटल हो गई। इज इट करेक्ट? तो इनके बीच की जो डीजनरेसी, क्या वो लिफ्ट नहीं हो गई?
हट गई कि नहीं, बताओ, डीजनरेसी लिफ्ट हुई कि नहीं। अच्छा अब 3s है, तो 3s, फिर उसके बाद 3p कहेगी हम तो तुमसे ऊपर रहेंगे, और फिर 3d क्या कहेगी, क्या हम भी तुमसे ऊपर रहेंगे, ये अपने लेवल पर रहेगी। तो दिस इज 3s, दिस इज 3p और दिस इज 3d, सब ऊपर ऊपर आती गई, दूर होती गई ना सेंटर से। लेकिन मजे की बात यह है कि जब 4s स्टार्ट हुआ तो वो इससे ऊपर स्टार्ट हुआ, उसकी एनर्जी 3d से भी कम है। जरा ध्यान दो, जो 4s स्टार्ट हुआ नीचे नहीं दिख रहा 4s 3d से, तो इसलिए फिर 4s और ये ऊंचा होता चला गया, और यहाँ पे ये अपने पैटर्न के हिसाब से धीरे धीरे हो रहा है, ये इससे ऊंचा उससे ऊंचा, लेकिन 4s पहले स्टार्ट हो गया पहले, तो 4s के ऊपर क्या रह गया, फिर 4s के बाद 3d आ गया, और फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ, क्या 4p आएगा, और फिर क्या आएगा बताइए, क्या 4d आएगा, और फिर क्या आएगा 4f आएगा, जिसमें 7 ऑर्बिटल रहेंगी। बोलिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि पोटेशियम का आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 19 है, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे 1s में गया, 2s में गया, 2p में गया, 3s में गया और 3p में गया। अब क्या बताओगे, बताओ 3d में जाएगा कि 4s में जाएगा, किसकी एनर्जी कम है, 4s की कम है कि 3d की, बताओ, देख के बताओ। यहां चला गया, यहां चला गया, यहां इलेक्ट्रॉन चला गया, बोलो, बताओ, फिर लिखें क्या बता रही हो, यहां से देख के बताओ किसकी एनर्जी कम है, 4s की कि 3d की, 4s की कम है कि नहीं अभी बताई, और नहीं तो अपने बुक में देख के बता लो, बुक में भी है, बुक में दिख रहा है, हमारे में तो इतना स्पष्ट नहीं है, बुक में ज्यादा स्पष्ट होगा। बताओ 4s की कम है कि 3d की, 3s 3p 3d, तो 4s में जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s, और 4s में अब एक चला गया, तो देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसा करने से, 2 पहली सेल में, 8 दूसरी सेल में, फिर तीसरी सेल पूरी भर नहीं पाई थी, नहीं तो तीसरी सेल में तो 3d भी होता है, वो भर नहीं पाई थी, 4 सेल आ गई। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है कि यहाँ पर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल और ये फोर्थ में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये फोर्थ में चला गया, तो इसलिए पोटेशियम देखो, क्या पोटेशियम जो है वो फोर्थ पीरियड में कहा जाता है क्या, 3d में नहीं गया, 4 में चला गया। तो क्या आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है और उसमें पोटेशियम क्या फोर्थ पीरियड में है, बताओ, दिख रहा है, तो क्यों गया, क्योंकि जो लास्ट ऑक्युपाइड सेल है उसी के नाम पे पीरियड नंबर पड़ता है। तो अब ये जस्टिफाई हो गया कि नहीं कि इसे फोर्थ पीरियड में क्यों कहा गया, और डीजनरेसी लिफ्टेड हो गई, क्या इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं, कि 2s और 2p जो पहले एक जैसे एनर्जी लेवल वाले थे, इलेक्ट्रॉनों के आ जाने पर वो अपने पुराने स्वरूप में आ गए, सो इसलिए यहां पर फिर से डीजनरेसी लिफ्ट हो गई, 3s 3p 3d की भी लिफ्ट हो गई, सब अलग अलग चले गए कि नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों का भरना शुरू हो गया है। लिफ्टेड, डीजनरेसी का मतलब होता है मृत्यु, तो अब वो अपनी मृत्यु छोड़कर फिर से अस्तित्व में आ गए कि नहीं अब हम अलग अलग रहेंगे, हम अपने को इस तरीके से अपना एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी खोएंगे नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आने लगे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जब कस्टमर आते हैं तो सब अपने अपने दुकान की ओर दुकानदार भागते हैं। अच्छा, कैल्शियम का बताओ, बताइए 20 में, बोलिए। अब 4s2 हो जाएगा। स्कैंडियम का बताओ 21। अब किस में जाएगा, एस से ऊपर किसका एनर्जी लेवल है? 3d, तो 3d में चला जाएगा। अब जरा देखो कि हम कैसे पता करें कि विच ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। सो फॉर फाइंडिंग विच ऑर्बिटल इज एट लोअर एनर्जी, n+l rule is followed for finding out relative energy of various orbitals. n+l rule is followed। तो अब जरा देखें कि what is n+ rule? The orbital whose n+l value is lower, जिसकी n+l वैल्यू लोअर होगी, हैज लेसर एनर्जी। If two orbitals have same n+l value, two orbitals have same n+l value, then the orbital whose n is lesser has lower energy। जरा चेक करो कि अब यहाँ पर हमारे पास 4s है और 3d है, तो इसमें n+l की वैल्यू बताओ दोनों की। पहले में क्या है, 4 और +0 तो कितनी हो गई 4, और इसकी बताओ। तो 5 हो गई। तो किसकी n+l वैल्यू लोअर हुई? इसकी। ठीक है, तो 4s की एनर्जी लेसर हो गई कि नहीं? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3d और 4p की बात की जाए। सो अब हम देखें 3d और 4p, इसका n+l बताओ और इसका n+l बताओ। कितना कितना हो? 3 अलग अलग बताया करो। 5, इसका बताओ। 4 + 1, तो क्या इसमें भी 5 हो गया? सो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, तब क्या करोगी? जिसमें n लोअर है उसमें लोअर एनर्जी है, तो बताओ n किसका लोअर है? तो इसलिए 4s में सबसे पहले जाएगा, फिर 3d में जाएगा और फिर किस में जाएगा? 4p में। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा और 4p में फिर जाएगा, इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी और इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी। तो इसके लिए हम जो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो हमें ये तो पता चल गया
कि रिलेटिव एनर्जी कैसी होती है, तो उसको फिल करने के लिए एक हम डायग्राम बनाएंगे जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। वो पेज नंबर 58 पे दिया है। देखो, लिखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। बोलो 3 में ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। 4s 4p 4d 4f, ये हो गया। 5s 5p 5d 5f 6s 6d। सो अब ये देखो, ये चीज़ है, तो यहाँ पर 5h भी हो सकता है, जो कि जिसमें कभी इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, क्योंकि 5 में 5 होंगे सब शेल। कौन कौन से हो सकते हैं? क्या 5 EF होगा कि नहीं? और आगे क्या होगा? 6 में क्या क्या होगा? 6s 6p, और क्या क्या होगा? 6d 6f 6g और 6h, FGH होगा। और 7th में क्या होगा? 7th s 7th p 7th d, और आगे भी होती चली जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऐसे होगा, ये ऐसे, इसके भरने के बाद फिर किस में आएगा? इसमें तिरछा भरेगा। फिर किस में आएगा? 1s 2s 2p 3s आया कि नहीं? देखो फिर कैसे भरेगा? 3p के बाद किस में आया? 3d में आया कि 4s में? बोलो। फोर एस में ही जाना चाहिए था ना। अच्छा, 4s के बाद किस में जाना चाहिए? तो 3d में गया कि नहीं? और 3d के बाद किस में जाना चाहिए? तो गया। और 4p के बाद फिर किस में जाएगा? 5s। फिर कैसे जाएगा? फिर कैसे जाएगा? फिर कैसे जाएगा? 7p। यहीं तक सारे भर जाते हैं। तो ये जो है ये 118th एलिमेंट है। यहाँ अगर भरने चलोगे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये सब बेकार की बातें हैं। इन अर्थ में इतने एलिमेंट ही नहीं कि इन सबको भरा जाए, ये भी कभी नहीं भरता। तो 7th में यही भर पाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर मान लो हमको भरना है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक किसी को भरना है, तो जैसे हमारे पास ये चीज़ें होंगी अलग अलग तरीके से। किसी एक को ले लो, आप ले लो मरकरी 80 को भरना है, पेज 63 में दिया है। तो Hg80 को मुझे भरना है, तो कैसे भरा जाए? इसी से देख के भरती जाओ, यहाँ से शुरू कर दो। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s 2p में जाएगा, अच्छा 3s 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा? कि 4s में जाएगा? बोलो। 4s में चला जाएगा। फिर क्या आएगा बताओ? 3d 4p 5s। 3d d में 10 गया, और 4p में कितना चला गया? 6, और 5s बिल्कुल उसी तरह डाल रहा हूँ, 3d 4p 5s। जरा काउंट करो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 2 8 8, फिर यहाँ कितना हो गया? 10 और 1 18 हो गए। अभी और चलो, 5s के बाद क्या करोगी?
5s के बाद किस में जाएगा? 4d, फिर 5p, फिर 6s। 5s, 4d और 5p, तो 5p में आ गया। तो जब नए में जाता है तो ये मैं नया शेल लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, देखो यहाँ फोर्थ पीरियड शुरू हुआ, यहाँ फिफ्थ पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि 5 में जाते ही कौन सा पीरियड शुरू हो जाएगा? फिफ्थ पीरियड शुरू होगा। और 5p के बाद अब 6 में गया, 6 में जाते ही सिक्स पीरियड शुरू, क्योंकि जैसे ही नए में गया, नए शेल में नया पीरियड। तो बताओ 6s में गया, अभी तक 80 हो गए कि नहीं? 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 18 3 54। अभी और चलो 6s 4f पे चलो, 6s के बाद कहाँ चलो? 4f में 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, 4f 14। फिर क्या होगा? 5d, 5d अभी तक कितना हो गया? 54 तो यही हो गया, और 54 प्लस 2 कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 56, और प्लस 14 कितना हो गया? 70, और ये 10 हो गया 80। तो आप HG80 देखो, तो HG80 में यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यही दिया है, 6s2 तक दिया है, देख लो, भले ही वो एक साथ लिखा हो लेकिन भरा ऐसे ही जाएगा। समझ में आई बात? लिखा है कि नहीं? मरकरी 80 दिखा, पेज नंबर 63। तो इस तरीके से आपकी फिलिंग होगी। नाउ वी विल n+l रूल हमने देख लिया है। वी विल राइट डाउन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक बिल्डिंग अप नाम है। प्रिंसिपल, ऑफ बाउ का मतलब है बिल्डिंग अप, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन में इसे बिल्डिंग अप कहते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेंगे तो उन्हें इसी ऑर्डर में रहना पड़ेगा। बाकी तो कहीं भी कोई एक्साइट हो जाए, एनर्जी दोगे तो क्या अपर स्टेट में नहीं चला जाएगा? बोलो। सो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम the orbitals are filled, the orbitals are filled in order of their increasing energy, यानी कम एनर्जी से क्या वे ज़्यादा एनर्जी के क्रम में भरती हैं। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। समझ में आ गई बात कि वो कैसे भरेंगे? कम एनर्जी से शुरू करके, जैसे 1s की लीस्ट थी तो 1s में गई, फिर 2s में गई, तभी बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में गई कि नहीं? सो इन दिस वे बिल्डिंग होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई है कि किस किस तरीके से इनकी बिल्डिंग अप होगी। अब देखो इनमें कहीं कॉमा नहीं लगता है, बस ऐसे ही है। अब हम अगला रूल देखते हैं, पॉली का अपवर्जन नियम। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? इट सेज नो टू इलेक्ट्रॉन in an atom may have same set of now no two electron in an atom may have same set of 4 quantum number.
no two electron in an atom have same set of 4 quantum number। ये तो अभी हमने आपको दिखा दिया था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का सेम नहीं होता। सोडियम के केस में देखा आपने कि नहीं, बताइए, हैव यू सीन इट? फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन में 3 अलग सेम थे, लेकिन चौथा अलग हो गया। ओनली 2, इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में exist in same orbital, only 2 electrons may exist in same orbital and these electron must have a positive spin, and these electron must have अपोजिट स्पिन। ये बिल्कुल एक ही बात है। मान लो सब कुछ भी सेम आ गया, तो अगर एक कमरे में 2 लोग लेटेंगे तो एक का सर इधर होना चाहिए और एक का उधर, क्योंकि वो झगड़ालू हैं, उनमें रिपल्सन है। तो एक साथ सोएंगे क्या एक तरफ सर करके, बोलो? उनका अपोजिट होना चाहिए। तो 3 चीज सेम होने पर भी चौथी चीज डिफरेंट होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में रह सकते हैं और उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अब देखो, नाउ हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है? हुन्स का मल्टीप्लिसिटी रूल, इट सेज कि दैट इज, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको क्या कहते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल, क्योंकि वो अपना अस्तित्व क्या कर चुकी हैं? खो चुकी हैं। लेकिन ऐसी ऑर्बिटल्स अनऑक्युपाइड होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो उनकी डीजनरेसी क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और फिर वो अपने अपने पूर्व रूप में आ जाती हैं। है बात कि नहीं? सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ये क्या कह रहे हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द orbitals belonging to the same subshell, belonging to the same subshell। p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं बताओ? अच्छा, और d में फिर कितनी होंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो d सबसेल में 5 है और p में 3 है। तो कह रहा है ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, जो भी किसी सबशेल में है। फॉर एग्जांपल 3 ऑर्बिटल्स किस में होती हैं? इन p सबशेल। ऐसा होती है कि नहीं? ये सो ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट, ये जो है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, जैसे यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इनमें पेयरिंग तब तक नहीं होगी, इन 3 ऑर्बिटल्स में डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, until each orbital belonging to that subshell, belonging to that subshell has got 1 electron each, until each orbital belonging to that subshell has been singly filled, जब तक वो अकेली अकेली ना भर जाए, जब तक सब सिंगली ना फिल हो जाए तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital
ऑफ दैट सबशेल इज नॉट सिंगली फिल्ड। समझ में आ गई बात? अभी आपसे करवाया था तो आपने सिंगल सिंगल करके तभी तो पेयरिंग की थी। बताओ, इज इट क्लियर? तो इतना ही रखिए, इसके आगे थोड़ा सा बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके।